नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान में शांति वार्ता को लेकर नई पहल को। अमेरिका के विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी को एक पत्र लिखकर संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में शांति वार्ता करने का अनुरोध किया, जिसमें भारत समेत सभी 6 देशों को शामिल करने की बात कही गई है। इनमें रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाने की बात कही गई है। भारत चाहता है कि अफगानिस्तान के मसले पर उसे भी फैसला लेने का अधिकार मिले, क्योंकि भारत सरकार के कई अरब के प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान में चल रहे हैं और कई कार्यक्रमों में भारत वहां पर शामिल है। साथ ही अफगानिस्तान सरकार और भारत के बीच काफी अच्छे पुराने संबंध हैं, जबकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मसले पर भारत के किसी भी ग्रुप में शामिल होने का लगातार विरोध करता रहा है। लेकिन अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में अब अमेरिका की ओर से भारत को शामिल करने को एक बड़ी डिप्लोमेटिक भारतीय जीत के तौर पर देखा जा सकता है। अफगानिस्तान पीस प्रोसेस का हिस्सा बनने के बाद भारत को उम्मीद है कि वो आतंकवाद, महिलाओं के अधिकार और साथ ही अफगानिस्तान में होने वाली हिंसा, लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर नियम और तमाम मसलों पर एक बड़ी भूमिका वो निभा सकता है। तो समझेंगे इस बदलाव को, अमेरिका की इस नई पहल को, जिसमें भारत को पीस प्रोसेस में उन 6 देशों में शामिल करने की बात कही गई है, और इसके इम्पैक्ट को। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। पूर्व राजदूत विवेक काजू सर हैं, आपका स्वागत है सर। प्रोफेसर हर्ष वी पंत हमारे साथ हैं, हेड एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज प्रोग्राम ORF से, आपका भी स्वागत है। काजू सर, जिस तरीके से अब थोड़ी सी सिचुएशन बदलती दिख रही है ट्रंप साहब के जाने के बाद, और जो नया घटनाक्रम है उसमें जो पीस प्रोसेस, उसमें भारत को भी शामिल करने के साफ तौर पर संकेत अगर विदेश मंत्री के पथ को देखें तो कैसे आप इसे देखते हैं, और रणनीतिक तौर पर यह बदलाव क्या इशारा करता है? देखिए, भारत के लिए ये एक अच्छा अमेरिका की अच्छी पहल है। पहले हमारे रोल को अफगानिस्तान में नजरअंदाज किया जा रहा था, जहां तक अफगानिस्तान की शांति की बात है। लेकिन अब मुझे लगता है कि हम जो नई अमेरिकी सरकार आई है वो ये मान रही है कि भारत का एक विशेष योगदान रहा है अफगानिस्तान में, इन आखिरी 20 वर्षों में ही नहीं, उसके पहले से। और आपने भारत के असिस्टेंस प्रोग्राम का जिक्र किया, वो असिस्टेंस प्रोग्राम अफगान लोगों में सबसे लोकप्रिय है। इसलिए मुझे लगता है कि अमेरिका ने ठीक ये कदम उठाया है। अब देखना है कि भारत वहां पे क्या रोल प्ले कर सकता है, और उसके लिए मैं महसूस करता हूं कि भारत को कुछ कदम अर्जेंटली जल्द से जल्द उठाने चाहिए, जिसका जिक्र थोड़ी देर बाद भी हम कर सकते हैं। हर्ष, इस बदलाव पर पहले तो टिप्पणी चाहूंगा आपको कि अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद उनके रुख में बदलाव कहें, या फिर जो डेडलाइन है, जिस तरीके से 1 मई से सेनाओं की वापसी को लेकर जो डेडलाइन तय की गई थी, उसके चलते अब ऐसा महसूस हो रहा है अमेरिकी प्रशासन को कि भारत की उपस्थिति पीस प्रोसेस में, उसका एक रोल जरूरी है अगर अमेरिका को सेफली उस डेडलाइन को फॉलो करना है और उसके तहत उसको बाहर जाना है। जी कविन, 2 चीज़ें मुझे लगता है इस जो ये पत्र है उसके द्वारा रिवील होती हैं। एक जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो चाह रहा था कि 1 मई तक सारी सेनाएं वापस आ जाएं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी उसको रेखांकित करके ये कह रहा है कि हम भी सेनाओं को वापस लेना चाहते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि हम एक कियोटिक सिचुएशन अफगानिस्तान में ना रहे, इसके लिए भी कुछ इंतज़ाम करके जाना चाहते हैं। तो जो एक निर्देश इस लेटर के द्वारा, इस पत्र के द्वारा दिया जा रहा है वो ये कि जो टाइमलाइन है वो हम उसी के अंतर्गत काम करेंगे, उस टाइमलाइन के अंतर्गत काम करेंगे। लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि ट्रांजिशन ऑर्डरली हो, ट्रांजिशन में अफगानिस्तान को नुकसान ना हो, और जो वायलेंस हो रहा है, जो हिंसा हो रही है तालिबान की तरफ से, उसको कम करने के लिए और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको लाया जाए। और दूसरी जो चीज़ इस पत्र के द्वारा बिल्कुल साफ हो गई वो ये कि जो पहले, क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जल्दबाजी में बाहर निकलना चाह रहा था, तो उनके लिए ज़रूरी नहीं था कि रीजनल स्टेक होल्डर्स को पूरी तरह इन्वॉल्व किया जाए। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑर्डरली ट्रांजिशन चाहता है, तो उसमें उनको ये साफ स्पष्ट हो गया कि भारत जैसे देशों को बगैर इन्वॉल्व किए हुए वो ऑर्डरली ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं हो सकता।
और अफगानिस्तान का फ्यूचर सिक्योर नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है ये पत्र ने इस बात को फिर से रेखांकित कर दिया कि भारत को दरकिनार इस पूरे प्रोसेस में नहीं किया जा सकता, जो भी चाहे पाकिस्तान की सोच हो, जो भी चाहे पाकिस्तान की उसमें स्टेक्स हो। और मुझे लगता है इस पत्र के द्वारा, इस नई पॉलिसी के द्वारा, इस नए एक तरह से डायरेक्टिव के द्वारा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन है वो ये मैसेज दे रहे हैं, अशरफ गनी को भी दिया है, तालिबान को भी दिया है, और जो बाकी जो रीजनल स्टेक होल्डर्स हैं जिनमें पाकिस्तान और बाकी देश शामिल हैं, उनको भी ये मैसेज गया है कि आपको साथ मिलकर अफगानिस्तान का भविष्य तय करना पड़ेगा। हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि जो ऑर्डरली ट्रांजिशन हो वो ऑर्डरली। काजू सर, क्या ये भारत को इस पीस प्रोसेस में शामिल करना सिर्फ अमेरिका में सरकार बदलने और विचारधारा को ब्रॉडर वे में समझें तो उसका नतीजा है, या कुछ एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि शुरुआत में ट्रंप प्रशासन जिस तरीके से निकलना चाहते थे और जो जिस शब्द का इस्तेमाल हर्ष ने किया कि जल्दबाजी में या हड़बड़ी में, उसके तहत वो रूस के बनाए प्लान या उनके जो सजेशंस थे इंडिया को बाहर रखने या चीन की ओर से जो चीज़ें थी उसको भी कहीं ना कहीं वो एडजस्ट करते हुए नजर आ रहे थे, जबकि बाइडेन प्रशासन उससे कुछ अलग खड़ा होता नजर आता है। देखिए, अब हमें बुनियादी कुछ मसले जो अफगानिस्तान से संबंधित है उसको समझना चाहिए। पहला ये है कि क्या अमेरिका के पास इस वक्त ये इच्छा शक्ति है कि वो अफगानिस्तान में और सेनाएं भेजे और गहरे तरह इन्वॉल्व हो? मुझे नहीं लगता है कि वो होगा, चाहे बाइडेन प्रशासन कुछ भी कहे। तालिबान भी जानते हैं, अफगानिस्तान की सरकार भी जानती है, और पूरा विश्व समुदाय ये जानता है कि अमेरिका अब अफगान युद्ध से थक गया है, चाहे वो ट्रंप साहब हो या बाइडेन। हाँ, मुझे तो ये लगता है कि ये ऑर्डरली ट्रांजिशन तो चाहते हैं, ट्रंप भी चाहते थे, लेकिन ट्रंप की शैली और थी। बाइडेन ने जो एक चतुरता दिखाई वो ये कि वो और देशों को भी इस प्रोसेस में शामिल करना चाहता है कि अगर कुछ अफगानिस्तान में ब्रेकडाउन हो जाए तो सब उंगलियां खाली अमेरिका पर नहीं उठें और देश भी उसमें सम्मिलित। मेरा तो ये मानना है, क्योंकि अमेरिका की एक स्ट्रेटेजिक डिफीट तो अफगानिस्तान में हुई है। इससे हमें अलग, इस पर तो मुझे दो राय दिखती ही नहीं है कि 20 साल से लड़ रहे हैं, उस दलदल में फंसे हुए हैं, फंसने से निकलना चाहते। अब दूसरी चीज, हमारा वहां पे इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थिति अच्छी, लेकिन इस वक्त मेरे सामने कुछ प्रश्न चिन्ह। पहला तो ये है कि अगर आपने यूनाइटेड नेशंस को इन्वॉल्व किया जैसे अमेरिका चाहता है, तो खाली क्या ये 6 देश ही होंगे, या फिर रूस और चीन ये इंसिस्ट करेंगे कि और देश भी इस प्रोसेस में शामिल हों? तो अभी ये प्रश्न चिन्ह है। हाँ, हमारा वहां पे हमारी उपस्थिति हमारे हितों के लिए अच्छा है। इस वक्त जो मैं कहना पहले चाह रहा था अब फिर कह, देखिए अभी जो 5 और देश हैं, अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, सबके संबंध काबुल की सरकार के साथ है, अफगानिस्तान के साथ है, और सबके प्रत्यक्ष संबंध, ओपन संबंध तालिबान के साथ भी। हम एक वाहिद देश हैं जिसने अभी तक तालिबान को दूर रखा है। अब मुझे मालूम नहीं कि एक इंटेलिजेंस एजेंसीज के तरह से की ओर से संबंध है, वो होता है, राजनय में ये होता है, लेकिन मैं फिर ये दोहराऊंगा जो मैंने बहुत महीनों क्या सालों से दोहराया है कि हमारे हितों के लिए अब जरूरी है कि जल्द से जल्द चैनल, ओपन चैनल्स कम्युनिकेशन के तालिबान के साथ हो, क्योंकि अगर हम ऐसे कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं जहां पर पीस होनी है और 2 साइड्स हैं, क्योंकि ये पत्र के साथ साथ वो ड्राफ्ट पीस प्लान भी एक अमरीकियों ने रखा है, 8 पन्ने का है, बहुत इलेबोरेट है, और उससे ये साफ है कि तालिबान और अफगान सरकार बिल्कुल इक्वल टर्म्स पर नेगोशिएट करेगी। तो अब जो हमने परहेज किया है तालिबान से, उसको खत्म करना है। अब इसके साथ साथ मैं ये भी कह दूं, मेरा कहने का ये बिल्कुल तात्पर्य नहीं है कि तालिबान की जो मानसिकता है उसको हम अप्रूव करें, या तालिबान का जो तौर तरीके हैं, जो वो वायलेंस करते हैं,
उसको हम कंडेम नहीं करें, उस सब को कंडेम करना है, लेकिन राजनय की ये पुकार होती है कि जो वास्तविकता है उससे दूर नहीं हटना चाहिए। और आज के दिन अब वक्त आ गया है कि भारत सरकार तालिबान से ओपन संबंध रखे, क्योंकि अब ये समय की पुकार है। ओके हर्ष, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो कहा काजू सर ने कि भारत के अलावा जितने भी बाकी देशों के नाम इस पीस प्रोसेस में शामिल हैं अमेरिका की ओर से, वो सब बिल्कुल सही है कि तालिबान के साथ सीधे संबंध हैं और एक तरीके से ओपन तौर पर वो मान्यता देते हुए नजर आते हैं जब बातचीत के रुख की बात होती है अमेरिका के। तो भारत के लिए क्या अब टाइम आ चुका है कि जो तालिबान से परहेज था वो वक्त खत्म हो गया, हमें नए सिरे से, और इस प्रोसेस को अगर हमें ले जाना है रिजल्ट की तरफ, परिणाम की तरफ, तो हमें अब अपने रुख में तालिबान को लेकर बदलाव करना होगा, और अगर नहीं तो विकल्प क्या होगा? देखिए, वो बदलाव तो मुझे लगता है स्वाभाविक तौर से भारत की डिप्लोमेसी में आना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस जगह बैठे हैं, वहाँ पर आपको डिसीजन लेना है और उस कॉन्फ्रेंस में या उस प्लेटफॉर्म से एक पीस प्रोसेस, एक ड्राफ्ट प्रपोजल निकल के आना है, जिसमें जैसा कि अभी काजू साहब जिक्र कर रहे थे, जिसमें तालिबान और जो काबुल की सरकार है उसको आपस में बैठकर ये मसला सुलझाना है और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व रहना है। तो उसमें दोनों ही पक्षों के साथ आगे आपको बढ़ना पड़ेगा और दोनों ही पक्षों को पावर शेयरिंग अरेंजमेंट की बात टाइम से हो रही है, उसी के इर्द गिर्द ये पीस प्रोसेस घूमेगा। तो उसमें क्या रोल होगा तालिबान का, क्या रोल होगा सरकार का, काबुल की सरकार का, वो भारत को डिसाइड करना ही पड़ेगा, उसमें इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। तो वो मुझे लगता है वो समय तो आ गया। मुझे लगता है जैसा अभी कह रहे थे मिस्टर काजू, वो उससे परहेज नहीं हो सकता। कहीं मुझे ऐसा, जहाँ तक मेरी समझ है, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन शुरू हो ही गया है भारत का। तो वो किस तरह से फॉर्मल हो, किस तरह से उसको फॉर्मलाइज एक मैकेनिज्म के तहत हो, पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं पीस प्रोसेस के लिए, उनको लेकर आगे बढ़े, ये बहुत जटिल सवाल है। और ये जटिलता सिर्फ भारत ही नहीं, और देश भी फेस कर रहे हैं जिनको ये प्रोटेक्ट करना है कि उनके जो हित हैं वो बने रहें। तो अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है कि अमेरिका के लिए ये एक हार तो है कि तालिबान वहां पर बैठा है और तालिबान के साथ आपको नेगोशिएट करना है कि अफगानिस्तान का भविष्य क्या होगा। लेकिन अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह का अफगानिस्तान निकल कर आएगा इस पूरे प्रोसेस से, और कौन से उसमें रूल्स, रेगुलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन क्या गवर्न करेंगे, किस तरह के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का हम एक मापदंड तैयार करेंगे, जहां पर जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था, वुमेन्स राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनका प्रोटेक्शन कैसे होगा। वो जो रेड लाइन्स है वो सिर्फ भारत ने नहीं ड्रॉ करनी, वो तो सारे विश्व ने ड्रॉ करनी है। अब उसको लेकर आप किस तरह से नेगोशिएट करते हैं, तालिबान को किस तरह से आप एक ऐसे संदर्भ में, एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में ला पाते हैं जहां पर वो ये बातें समझे। क्योंकि अभी तक तो तालिबान के सामने और जो काबुल की सरकार के सामने एक जो सवाल है वो ये है कि बैटल ग्राउंड में तो तालिबान जीत रहा है। तो अगर बैटल फील्ड में तालिबान जीत रहा है और उसको लगता है कि मैं तो जीत ही रहा हूं, अमेरिका तो बाहर ही जाने वाला है, और अगर इस पर्सपेक्टिव से वो बैठेगा नेगोशिएट करने, तो वो तो सिर्फ बैठ के वेट आउट करेगा टाइम को। वो कहेगा मेरे पास तो टाइम है, आपके जैसा कि कहा जाता है कि तालिबान तो कहते हैं कि उनके पास तो बहुत टाइम है, वो तो लड़ सकते हैं पूरे फॉर अनदर 20 मंथ्स, अगले 20 सालों के लिए वो लड़ सकते हैं। तो वो जो सवाल तालिबान और काबुल की सरकार को डिसाइड करना है कि किस तरह से वायलेंस को सर्कमस्क्राइब करके कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत आगे बढ़े, उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें भारत इन्वॉल्व भी है कि क्या, कौन सा वो फ्रेमवर्क आप एक्सेप्टेबल होगा सारी पार्टीज को। और वहां पर मुझे लगता है भारत की भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि भारत ने शुरू से जो बातें रखी हैं वो कंसिस्टेंसी से रखी हैं कि हाँ, हम सपोर्ट करते हैं काबुल की सरकार को, क्योंकि अफगान लेड प्रोसेस होना चाहिए। अगर ये प्रोसेस अंदरूनी ऑर्गेनिकली अंदर से उभर कर बाहर आ रहा है, तो उस प्रोसेस में जो बाहरी शक्तियां हैं, उनका सिर्फ रोल हो जाता है कि वो सपोर्ट करें किसी भी प्रोसेस को जिससे कि एक स्टेबल, सिक्योर अफगानिस्तान उभर कर आए। तो मुझे लगता है तालिबान के साथ इंगेजमेंट को फॉर्मलाइज करना, तालिबान के साथ इंगेजमेंट को आगे बढ़ाना और एक ऐसे फ्रेमवर्क को डेवलप करना जिसमें तालिबान और नॉन तालिबान फैक्शंस एक साथ बैठकर अफगानिस्तान का भविष्य तय कर सकते हैं। इसमें भारत और जो बाकी देश हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और जो आज तक कहा जा रहा था कि भारत का इसमें कोई रोल नहीं है और भारत को दरकिनार किया जा सकता है, वो काफी स्पष्ट हो गया है कि भारत के बगैर आप इस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा सकते, और पार्टीज चाहे या ना चाहे। लेकिन काजू सर, जो आपने कहा कि
अब वक्त है और हमें निकलना होगा कि तालिबान को हम अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे या उसके साथ वार्ता में शामिल नहीं होना चाहते, लेकिन एक बड़ी चिंता और आशंका ये भी क्या बनी हुई है, जो बड़ी चिंता है, जैसे कि आपने कहा कि अगर उंगलियां उठेंगी तो अमेरिका चाहेगा कि सिर्फ उसकी तरफ ना उठें, बाकी देश जो कि पीस प्रोसेस में शामिल है वो भी उसके दायरे में आ जाएंगे। क्योंकि तालिबान की जो सोच रही, चाहे वो हिंसा को लेकर रही हो या महिलाओं के प्रति रही हो या कुछ ऐसे मसले हैं जहां पर बहुत साफ उनकी सोच झलकती रही है, और अगर हम उस प्रोसेस को आगे बढ़ाने की तरफ बढ़ते हैं और वो अपने उन कमिटमेंट से खास तौर पर इन मसलों के पर अलग हटता है, तो फिर क्या खतरा बढ़ेगा उन देशों के लिए भी, उन चुनौतियां बढ़ जाती हैं जो कि इस पीस प्रोसेस में भारत जैसे देश जिनकी एक नजरिया अलग नजर आता है। देखिए, ये रिस्क तो है, इससे हमें इनकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि तालिबान की सैन्य शक्ति इस वक्त काफी है और वो काबुल सरकार को, अफगान सरकार को डिफेंसिव पर रखे हुए। वो तो जो पत्र है ब्लिंकन का, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पत्र है, उसी में साफ है, वो उन्होंने आखिरी पैरा में लिखा है अशरफ गनी को कि अगर हम 1 मई को चले जाते हैं, हमारी सेनाएं चली जाती हैं, तो फिर यह आशंका है कि तालिबान और अपनी जो उनके तहत भूमि है उसका वो विस्तार कर सकते। तो ये तो है, लेकिन इस रिस्क के साथ साथ हमारा उस और देशों के साथ बैठकर अफगानिस्तान का भविष्य में कुछ क्या रूप होगा, उसमें कुछ योगदान देना ठीक है। मेरा मानना है कि जब तालिबान के साथ हमारी एंगेजमेंट शुरू हो तो तालिबान भी भारत के रुख को अच्छी तरह समझे, क्योंकि एक चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हाँ, तालिबान के बहुत घनिष्ठ संबंध हैं पाकिस्तान से, उनकी खुफिया एजेंसी से 30 साल से तालिबान की परवरिश की है पाकिस्तान, लेकिन उसके बावजूद इतिहास ये साक्षी है कि अफगान जो हैं वो स्वतंत्र विचार के लोग होते हैं और वो अपना हित समझते हैं, और जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं वो बखूबी उसके साथ बदलते हैं। तो जब एक बार बातचीत का सिलसिला तालिबान और हमारे जो नुमाइंदे हैं उनसे जब शुरू होगा, तो मुझे पूरा यकीन है कि तालिबान के रुख में भी धीरे धीरे परिवर्तन कुछ आएगा, वो भारत को भी समझेंगे, और हमारी जो एक सद्भावना है अफगानिस्तान के लिए कि हमने वहां के अंदरूनी मामलों में कभी दखल अंदाजी नहीं की, उसको वो अप्रिशिएट करेंगे। मैं तालिबान को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा, मैंने कहा कि उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा से बिल्कुल अलग है, और मुझे तो एक प्रकार से वो एक ऐसी अजीब सी लगती है कि वो शायद आज की नहीं 10-15 शताब्दी पहले की विचारधारा है, जिसको आज के दिन विश्व समुदाय कभी कबूल नहीं कर सकता, और ये बात भी हम उनसे कहेंगे। तो इसलिए आगे के रिस्क तो है, लेकिन उस रिस्क को कबूल करना है। हर्ष, वाकई ये स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम तालिबान के साथ इंगेज हों और उसको इंगेज करें, और जैसे कि काजू सर ने कहा कि एक लाइन ड्रॉ है, लेकिन हमें इग्नोर नहीं कर सकते। वक्त का तगाजा यही है कि हम उसके साथ अपने चैनल्स को खोलें, और फ्यूचर में जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं और जो इस वक्त तालिबान के पास ताकत या उनका जो एक बढ़ता दबदबा है, हम उसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते। लेकिन रिस्क किस तरीके के हैं? देखिए, रिस्क तो इनहेरेंट होते हैं कोई भी फॉरेन पॉलिसी डिसीजन में। कोई भी फॉरेन पॉलिसी डिसीजन बगैर रिस्क नहीं होता। आप अगर तालिबान के साथ बात नहीं कर रहे हैं, उसमें भी तो रिस्क है। तो रिस्क तो सब जगह है। अब सवाल ये है कि आप उस रिस्क को कैसे कैलिब्रेट करेंगे अपनी फॉरेन पॉलिसी में, कि वो कौन सा रिस्क आपको लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि समय आ गया है कि अगर भारत को अपनी छवि, अपने स्टेट्स प्रिजर्व करने हैं, अगर भारत को रीजनल प्रोवाइडर ऑफ सिक्योरिटी के रूप में उभरना है, जो कि देखिए, अगर आप चारों तरफ देखें, पिछले कुछ महीनों में काफी बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं। भारत चीन के खिलाफ खड़ा हुआ और चीन को बता दिया कि हमको बुली नहीं किया जा सकता। भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया दुनिया भर में, और पाकिस्तान को ये बता दिया कि स्टेक्स कितने हाई हैं। जब भारत के अपने विषय आते हैं तो भारत काफी सक्षम है इनको मैनेज करने में।
भारत ने ये भी दिखा दिया कि जब लोग कहते थे कि भारत को इन्वॉल्व अफगानिस्तान में मार्जिनल प्लेयर है, भारत ने ये भी बता दिया कि हम अपने तरह से बिजनेस कंडक्ट करते रहेंगे अफगानिस्तान के साथ, अल्टीमेटली इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमारा रोल। तो भारत ने जब जब अपने कद के हिसाब से काम करने की कोशिश करी है, और रीजन में खासकर साउथ एशिया में, दक्षिण एशिया में, जहां भारत को एक पिवटल पावर के रूप में उभर कर आ रहा है, वहां पर आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि अफगानिस्तान की जमीनी हकीकत क्या है, कैसे बदल रही है, और कैसे उस बदलती हुई हकीकत के साथ आपको चलना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो रिस्क जो है, रिस्क ये है कि अफगानिस्तान आपकी बात नहीं मानेंगे, आपको आपकी इंटरेस्ट को अप्रिशिएट नहीं करेंगे और आपकी खिलाफत करेंगे। लेकिन उसमें जो जैसा अभी डिस्कशन की बात हो रही थी कि इंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ से बातें हो, और भारत भी ये बताए कि ठीक है, देखिए भारत भी आज 1980 का भारत नहीं है। भारत भी अगर अपने आप को ये कह रहा है कि मैं एक वैश्विक और रीजनल पावर के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश कर रहा हूं, तो वो संकेत तालिबान को भी जा रहे हैं। पाकिस्तान भी आज 1980 का पाकिस्तान नहीं है। तो जो चेंजेस आए हैं रीजन में, उसके खिलाफ तालिबान को भी अगर अपनी सरकार या अपना जो भी एजेंडा चलाना है अफगानिस्तान में, उसमें भारत के हितों को शामिल करना पड़ेगा। तो वो अगर हम कन्विंस कर पाए, कन्वे कर पाए तालिबान को, जो बाकी स्टेक होल्डर्स है उनको, और एक फ्रेमवर्क बना पाए, हेल्प कर पाए अफगानी लोगों को एक फ्रेमवर्क बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी सफलता अपने आप में होगी। और रीजनल स्टेक होल्डर्स मिलकर अगर अफगानिस्तान को स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी दे पाए, जो कि भारत ने हमेशा से कहा है कि स्टेबल सिक्योर अफगानिस्तान भारत के हित में है, अफगानिस्तान के हित में और रीजनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में। अगर ये हम कर पाए सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, तो मुझे लगता है ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री होगी भारत के लिए। काजू सर, अगर हम देखें अब किस तरीके से इम्पैक्ट की बात करें, भारत के इस पीस प्रोसेस में अमेरिका के दखल के बाद शामिल होने से, ख़ासतौर पर जो चीन या फिर जो पाकिस्तान का एजेंडा और जो मैं कहूँ कि एक उनका प्लान था, उसमें किस तरीके से भारत अपने रोल के ज़रिए उसको रन कर सकता है और किस तरीके की संभावनाएं बदलती हुई नजर आएंगी? देखिए, ये जो अमेरिका ने कहा है कि भारत को भी बुलाया जाए और भारत के नुमाइंदे बैठें पाकिस्तान, ईरान, चीन, रूस और उनके साथ, वो ये साफ दिखाता है कि अमेरिका अब ये जानता है कि भारत के वहाँ पर संपर्क हैं। काबुल में गनी सरकार से तो बहुत घनिष्ठ संपर्क हैं और संबंध हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक अफगान लोगों के दिल में भारत के लिए एक जगह है, भारत के रोल को अप्रिशिएट किया गया। तो भारत का इन देशों के साथ बैठना इस ग्रुप की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाएगा। रही पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान ने तो अफगानिस्तान को खाली भारत के नजरिए से देखा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अब अमेरिका ने पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये समझाया है कि आप भारत का जो रोल है अफगानिस्तान में, उसको एक पॉजिटिव रूप में देखें, उसको एक बिल्कुल उसकी जो वास्तविकता है उसको देखें। जो इल्जाम आपने वो बेबुनियाद लगाए हैं दशकों से कि भारत की वहां 24 काउंसुलेट हैं, कि भारत वहां से पाकिस्तान की सरजमी पर हस्तक्षेप कर रहा है, अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल कर रहा है, ये बेबुनियाद है। उनको दुनिया का कोई और देश नहीं मानता। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान को कुछ प्रेशर पाकिस्तान पर डाला गया है, और आज के दिन पाकिस्तान की आर्थिक हालत जो है वो इतनी कमजोर है कि चीन की मदद के बावजूद, और हमें ये भी याद रखना है कि अरब के जो खाड़ी के देश हैं, अमीरात, यूएई और सऊदी अरेबिया, दोनों में एक पाकिस्तान के रवैये पे रोष है और वो भी अपनी मुट्ठी बंद कर रहे हैं पैसे के मामले में। तो इस सब को देखते हुए पाकिस्तान भी कुछ प्रेशर में आया है। हाँ, ये प्रश्न चिन्ह है कि इस प्रेशर के बावजूद और भारत की उपस्थिति के बावजूद वो क्या रुख अपनाएगा। क्या वहां के जनरल जो हैं वो कुछ न कुछ अपने आप को पीछे रखेंगे, ये देखना पड़ेगा और ये तो वक्त ही बता पाएगा। हर्ष, एक आखिरी कमेंट कि भारत के इस टेबल पर बैठने के साथ जो सिचुएशन है और ख़ास तौर पर जो एजेंडा अब तक हम कह रहे थे कि काबुल को लेकर एक ऐसा काबुल में सरकार शायद पाकिस्तान और चीन की नीयत है कि जो
उनके समर्थन और उनके इशारों पर ज़्यादा काम करने वाली हो, लेकिन भारत के इस टेबल पर आने के बाद किस तरीके से एजेंडा भारत सेट कर सकता है और ख़ासतौर पर अमेरिका के उस मोटिव के साथ जिसके तहत भारत को शामिल करने के लिए अमेरिका ने एक तरीके से ताकत लगाई है, प्रेशर किया है। देखिए, अमेरिका को ये मुझे लगता है स्पष्ट हो गया है कि जितनी भी ताकतें वहाँ पर काम कर रही हैं अफगानिस्तान के आसपास, उसमें भारत एक ऐसी शक्ति है जिसका डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में नहीं है, जो डायरेक्टली कोई टेरिटोरियल या और किसी किस्म का इंडिविजुअल गेन अफगानिस्तान से नहीं चाहता। और जिस तरह से भारत ने काम किया है अफगानिस्तान में पिछले 2 दशकों में, उससे बात स्पष्ट है कि भारत वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंट्री के रूप में उभरा है। और जो एक सेंस होता है कि रिस्पॉन्सिबल रीजनल प्लेयर के रूप में और भारत की जो छवि बनी है पिछले कुछ महीनों में, अगर आप देखें कोविड क्राइसिस के टाइम में, उसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है कि भारत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। और ये जो रीजनल एक इम्पॉर्टेंट इशू है, इसमें भारत के बगैर आप इसको सुलझा नहीं सकते। भारत को आपको इस डिस्कशन में लाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है उससे अमेरिका के लिए ये ज़्यादा आसान हो गया। जो बैलेंस ऑफ पावर था वो एक तरह से रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के फेवर में था। अब अमेरिका ये चाह रहा है कि भारत जैसा देश जिसके अपने निहित स्वार्थ के लिए वहां पर नहीं है, जो रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए वहां पर है, उसका होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट इस डायलॉग पर पड़ेगा, जो भी प्रोसेस अनफोल्ड होगा अगले कुछ हफ्तों और महीनों में। बहुत बहुत शुक्रिया काजू सर आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया हर्षवी पंत आपका, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अफगानिस्तान में किस तरीके से रणनीतिक बदलाव के तहत अमेरिका ने भारत को पीस प्रोसेस में शामिल करने के लिए पत्र लिखा है, और उसके बाद देखना अहम होगा कि भारत की भूमिका किस तरीके से अफगानिस्तान में बढ़ने जा रही है और उसकी चुनौतियां क्या होंगी, और उसके बाद इस पूरे क्षेत्र में जिस तरीके से विकास को लेकर भारत की प्रतिबद्धता है वो अफगानिस्तान में कैसे आगे बढ़ती है। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।